बसंत पाठ 2 बचपन। इस जो पाठ की लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोबती जी। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात पंजाब प्रांत में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इन्होंने अपनी लेखन की शुरुआत जो है कविताओं से की थी। बाद में ये फिक्शन राइटर बन गई थी। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सोबती जी को 1981 में शिरोमणि पुरस्कार और 1982 में हिंदी अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब हम शुरू करते हैं पाठ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी या बड़ी मौसी भी। यानी लेखिका जो हैं वो इस चैप्टर को पढ़ा रही हैं और हमें बता रही हैं कि मैं तुमसे उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि तुम मुझे अपनी दादी भी समझ सकते हो, अपनी नानी भी, अपनी बड़ी बुआ भी और मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका कह रही हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है तो मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा सयाना यानी बड़ा महसूस कर रही हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। लेखिका कह रही हैं कि अब जैसे कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है तो अब मेरी इच्छा होती है कि मैं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनूं, वाइट कलर के ज़्यादातर कपड़े पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग के। डार्क कलर के कपड़ों की जगह मैं लाइट कलर के कपड़े पहनूं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। लेखिका कह रही है उन्होंने बचपन में जो फ्रॉक पहनी थी उन्हें अभी तक उन फ्रॉकों के बारे में जानकारी है और उन्हें याद है वो सब फ्रॉकें। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू का पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका कहती जब वो खुद छोटी थी तो उस टाइम पे फ्रॉक में ऊपर जेब हुआ करती थी और पॉकेट में रुमाल रखने का और बालों में कलरफुल रिबन लगाने का फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक जो कि गर्ल्स में स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म होती है जो विंटर्स में पहनी जाती हैं। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग की और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद हैं। लेखिका कह रही है मुझे अपने मोजों के बारे में और स्टॉकिंग्स के बारे में भी पता है। स्टॉकिंग्स वो है जो नीज से ऊपर तक पहनी जाती हैं, ठीक है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। जब वो लेखिका बचपन में छोटी थी तब उनको पता है कि उनके मोजे जो हैं और स्टॉकिंग्स जो हैं उन्हें खुद ही धोने पड़ते थे। उनके नौकर और नौकरानी को ये नहीं दे सकते थे। पेरेंट्स ने साफ मना कर रखा था कि ये दोनों चीज़ें वो खुद ही धोया करेंगी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। एवरी संडे जो है वो मॉर्निंग में हमेशा इन दोनों चीज़ों को धोने में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक और उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। देखिए वो कहते हैं कभी कभी मुझे अभी भी बूट पॉलिश करना जो है बहुत पसंद है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। देखिएगा कहते हैं जो हमारे ज़माने में शूज़ आते थे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ जो हैं अब आने लग गए हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जैसे ही पेरेंट्स हमें नए जूते दिलाते थे साथ ही साथ वे हमें ये भी बताते थे कि छालों का क्या इलाज करना होता है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, जब कभी भी लेखिका लंबी घूमने के लिए निकलती कहीं तो उनके पास रुई ज़रूर रखते थे। तो जैसे ही जूता लगा तो रुई को क्या करते थे, मोज़ों के अंदर डाल देते थे।
जैसे हम लोग नए जूते लाते हैं या कुछ नए चप्पल लाते हैं तो हमें काटने शुरू करती हैं, मतलब चुभने शुरू करती है। तो हम उस जगह क्या करते थे, रुई को अंदर डालते थे ताकि कंफर्टेबली हम उन जूतों को पहन सकें। हाँ, हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका अब कंपैरिजन कर रही है कि उनके बचपन में और हमारे बचपन में अब बहुत अंतर आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। एवरी सैटरडे उन लोगों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना ही पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। सैटरडे मॉर्निंग से ही इन दोनों ऑयलों की जो अजीब सी स्मेल थी वो नाक में आती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे शीशे के गिलास होते थे जिसमें एक निशान बना हुआ होता था कि इतनी मात्रा में ऑलिव या कैस्टर ऑयल बच्चों को पिलाना है। तो वो गिलास देखते ही, उन ग्लासों को देखते ही ऐसा वॉमिट करने जैसी इच्छा होती थी, यानी उल्टी करने की इच्छा होती थी। आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि हम सैटरडे वाली वो जो दवा मम्मी हमें देती थी, अगर हम नहीं भी पीते तो वो जो है तब भी हमारी सेहत ठीक रहती, कोई कुछ दिक्कत नहीं होती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका यहाँ बता रही हैं कि उनके समय में और अब हमारे समय में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बचपन की जो हमारी दिलचस्पियाँ होती थी, जो काम करने में हमें अच्छा लगता था, वो चीज़ें भी अब बदल गई है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेखिका अपने ज़माने की बात कर रही हैं। उस ज़माने में लोगों के यहाँ रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे फॉर द एंटरटेनमेंट। उनके यहाँ क्या होते थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, यानी हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे और अब तुम लोग क्या खाते हो, आइसक्रीम खाते हो। हमारे कचौड़ी समोसे किस में बदल गए, पेटीज़ में बदल गए। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत जो हैं वो कोक और पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। उन दिनों कोक और पेप्सी तो मिलती नहीं थी, लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। उन दिनों जो बच्चे शिमला और न्यू दिल्ली में रहते थे, वहाँ के बच्चों को जो दो रेस्टोरेंट है, वेगर और डेविस्को रेस्टोरेंट जो हैं, उनकी पेस्ट्रीज और उनकी चॉकलेट जो है बहुत टेस्टी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान में पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल जो वो होती है जहाँ पे जैसे हिल स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे माल रोड होती है जहाँ पे मार्केट लगता है। तो ये शिमला के बारे में बता रही हैं कि उनको उन बेकरी शॉप से क्या लाना होता था, ब्राउन ब्रेड लानी होती थी, और वो ब्राउन मॉल जो रोड है वो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। जब वो वहाँ बेकरी शॉप पे पहुँचती थी तो वहाँ पे अलग अलग तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट्स की स्मेल होती थी जो उनको बहुत ही मन को अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। सबसे ज़्यादा टॉफ़ी और चॉकलेट लेखिका के पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला के अंदर एक फ्रूट्स होते हैं जिनका नाम है काफल, वो भी उन लेखिका को बहुत याद आते हैं, जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसबरी, कसमल। दीज आर ऑल द फ्रूट्स जो शिमला में मिलते थे। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी जो से आग पर भुने जाता था और फिर उनके छिलके उतार कर मुंह में खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। लेखिका कह रही है कि चने जोर गरम की जो पुड़िया हमारे ज़माने में चलती थी, वैसी की वैसे पुड़िया आज भी लोग, मतलब उस पुड़िया में आज भी लोग जो है चना जोर गरम खाते हैं।
पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। इस पुड़िया को बनाने का कमाल जो है वो हाथों में, जो रद्दी के पेपर होते हैं, पुराने कागज होते हैं, उनसे ये पुड़िया बनाई जाती है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। उस जमाने में भी कुछ बच्चों को तीखा खाने की इच्छा होती थी, तो वो लोग उस पुड़िया पे क्या करते थे, ज़्यादा मसाला डलवा लेते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हमने जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते थे। कमतर कर मतलब उनको कुछ कम आंकते थे, उनको इतना महत्व नहीं देते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। जो ननिहाल में घोड़े थे वो बहुत ही हष्ट पुष्ट थे और बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन उन घोड़ों की बात मैं आपसे फिर कभी करूंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज जो है फैल जाती। उसका संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे थे। ऐसा लगता था कि गिरजाघर में जो घंटी बजती है उससे ऐसा लगता था कि जो भगवान यीशु हैं वो खुद ही कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था, यानी धीरे धीरे आकाश में सूर्य जो है डूब रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी अब वो पहाड़ धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगे, गहरे होने लग गए। देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिस्पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। उस टाइम पे धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, और जैसे अंधेरा होता है वैसे ही दुकानों की बत्तियां जो है वो जलने लग जाती हैं, टिमटिमाने लग जाती हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ भी इससे उभरता कोलाहल। स्कैंडल पॉइंट एक देखने की जगह है जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, उधर का भी शोर आ रहा था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, स्कैंडल पॉइंट के जस्ट बिल्कुल सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उन्होंने मॉडल बना के उस शोरूम में रखा हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, वो मॉडल था एक रेलवे स्टेशन का, जो था शिमला कालका ट्रेन का, जिसमें कि छोटे छोटे ट्रेन थे और ट्रेन के डिब्बे थे। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। लेखिका कह रही है कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के पास में एक दुकान और थी जो लेखिका को कभी नहीं भूलती, और वो दुकान थी ऑप्टिकल्स की। ऑप्टिकल्स जहाँ पे चश्मे बनाए जाते हैं। जी हाँ, जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर जो थे, वहाँ जो आंखों का डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। जो कोई मुझे देखता कि मेरे चेहरे पर चश्मा लगा हुआ है तो सभी लोग मुझे कहते कि आंखों में कुछ दिक्कत है क्या? इस उम्र में अभी से ऐनक लग गया तुम्हारे, थोड़ा दूध वूध पिया करो। तो मैं सभी को क्या कहती, लेखिका कहती है, तो मैं सभी को डॉक्टर साहब की कहा दोहरा देती कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। यानी बचपन में लगा हुआ चश्मा, आज लेखिका जो इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक वो चश्मा नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। लेखिका कहती है, इस चश्मे की जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ।
जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका कह रही है कि मैं क्या करती थी, दिन के टाइम पे तो नहीं पढ़ती थी, रात को टेबल लैंप जला के उसके नीचे बैठ के सारा काम करती थी और इसी वजह से मैं जो है मेरे चश्मा लग गया और इस चश्मे के जिम्मेवार मैं ही हूँ। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। लेकिन कह रही है जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया तो सबसे पहले उनके एक जो चाचा के लड़के था, जो उनका भाई लगता था, उन्होंने मुझसे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनका जो चचेरा भाई था उन्होंने उसको लेखिका को छेड़ा और उन्होंने कहा कि लेखिका ने आंख पे जो चश्मा लगाया वो इसलिए लगाया ताकि दूर की सूझे, यानी दूर का दिखाई दे, बट इस लड़की को यह नहीं मालूम कि चश्मा लगाने के बाद इसकी सूरत जो है कैसी लग रही है, जैसे कि लंगूर की। मैं खींची और कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उन्होंने कहा मुझे गुस्सा तो आया कि मुझे ये क्यों कह रहे हैं ये सब बातें, लेकिन फिर भी मुझे शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, आईने यानी मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारा फिर पहना, फिर उतारी फिर पहनी, देखती रही सूरत बनी लंगूर की। एक लाइन पे मेरी चीज अटक गई कि सूरत बनी लंगूर की, यानी क्या मेरी सूरत जो है, मेरी शक्ल जो है क्या लंगूर की जैसी लग रही है। फिर मैं सोचती अपने आप में नहीं लग रही है, नहीं हाँ लग रही है, सूरत जो है मेरी लंगूर की जैसी लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर मैंने क्या करा, मिरर के सामने जो है अपने छोटे भाई का टोपा रखा हुआ था पास में, उसे उठाया और अपने सिर पे रख लिया। उसको रखने के बाद मैं कुछ अच्छी भी लगी, कुछ मजाकिया भी लगी, कुछ कार्टून जैसी भी लगी और कुछ अजीब सा भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। उस टाइम पे जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब तो चश्मा जो है मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका कहती है जब कभी मैं इस चश्मे को हटा देती हूँ तो ऐसा लगता था कि चेहरा बिल्कुल खाली हो गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभाती वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारी कलरफुल टोपियाँ अब इकट्ठी हो गई हैं, कहाँ तो मैं दुपट्टों को ओढ़ती थी, सिर पे ढकती थी, और कहाँ इन सिंपल हिमाचली टोपियों को लगाना मुझे जो है वो बहुत पसंद आने लग गया है। आइए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती हैं। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह घरों में क्या होते थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम होती है। पहले कचौड़ी समोसे होते थे, अब पैटीज में बदल गए हैं वो। पहले फालसे खसखस के शरबत पिए जाते थे और अब उनके स्थान पर क्या पिया जाता है, कोक और पेप्सी पिया जाता है। उस जमाने में कोक नहीं हुआ करती थी, आजकल लेमनेड और विमटो मिलती है। उस जमाने में कोक और पेप्सी नहीं हुआ करती थी और क्या हुआ करती थी, लेमनेड और विमटो। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाने पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका
चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती, फिर बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल मज़े ले लेकर खाती थी। उनके कुछ प्रमुख फल हैं काफल और चेस्टनट। यहाँ हमारा पाठ 2 बचपन समाप्त होता है।